हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा था। आज हमारी इस लेक्चर सीरीज का लास्ट टॉपिक है और लास्ट पार्ट भी है, जो कि आपका पार्ट 5th है। आई होप आप सबने अभी तक पार्ट 4 तक एक एक पार्ट को आपने देख लिया होगा। तो आज जो है आज हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली इस पूरे चैप्टर को हम क्या करते, कंक्लूड करते और एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। आई गेस मैंने आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिया था बेस्ड ऑन योर दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, टास्क दिया था होमवर्क के लिए। आई गेस आप लोगों ने इसको करा होगा। अगर नहीं करा तो प्लीज ध्यान यहाँ पे देखना। क्वेश्चन था आप लोगों के पास साइन 72 अपॉन कॉस 18। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, अगर आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स के अलावा अगर आपके पास कोई भी एंगल दिखता है तो वहां पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। बाकी सब क्या आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स वाला है। अब यहां पर आपके पास देखो, ना तो 0 डिग्री है, ना 30 डिग्री, ना 45, ना 60, ना 90। तो मतलब आपको यहां से देखने को पता लग गया कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैसे करूंगा, क्या मैं देखो साइन 72 को मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेरे को चीज पता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर रहता है? कॉस थीटा। और अगर मेरे को कॉस को साइन में करना है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। तो ये मेरी मर्जी है, मैं इनमें से किसी एक को भी कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं कहता हूं मैं आपके सामने साइन को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, साइन 90 डिग्री में से मैं कितना माइनस करूंगा कि मेरे पास 72 निकल के आएगा? बताओ जल्दी। अगर मैं 90 में से 18 को माइनस करूं तो क्या मेरे पास, इसको देखो, क्या साइन 72 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल सही। अपॉन में कॉस ऑफ 18 डिग्री क्या होगा आपके पास? सेम। अब मुझे एक चीज बताओ, इस अबोव न्यूमेरिकल की वैल्यू कितनी होगी? साइन 90 माइनस थीटा आपके बराबर होता है साहब कॉस थीटा के। ये क्या है आपके पास? थीटा की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी साइन ऑफ कॉस ऑफ 18 डिग्री अपॉन यहां पर भी क्या है? कॉस 18 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल होके आपका फाइनल आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के हमारे लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो, जब मैंने आपके सामने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप लोग कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। पहले मुझे इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, आइडेंटिटी क्या होता है। जिन्होंने मेरे पिछला लेक्चर देखा है पॉलिनोमियल्स वाला, उनको अच्छे से फर्क पता लग गया होगा कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क रहता है। अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर बताता हूं। देखो, इक्वेशन का मतलब है, उसमें देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक इक्वल टू का साइन भी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हों, इसको हम कह देंगे क्या? एक्सप्रेशन। क्या कह देंगे? एक एक्सप्रेशन। और जब एक किसी भी एक्सप्रेशन में आप क्या करते हो? इक्वल टू लगाते हो, वो क्या बन जाती है? आपकी इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। अब इक्वेशन में एक ड्रॉबैक ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा x माइनस 2, ये क्या है आपके पास? एक एक्सप्रेशन। समझना ध्यान से, इसके अगर मैंने इक्वल टू लगा दिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कह दिया, ये क्या बन गया आपके पास? एक इक्वेशन। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में देखो डिफरेंस क्या है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को रखूंगा 2, तो देखो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब x की कुछ लिमिटेड वैल्यूज ऐसी होंगी जिसपे आपकी LHS इक्वल टू RHS होगी।
वो क्या होता है आपके पास इक्वेशन। मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप x की वैल्यू जो मर्जी रखो और उसका हमेशा क्या आएगा, आंसर LHS इक्वल टू RHS आएगा, ठीक है। बट आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी का मेन रूल आपको ये कहता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, आप कोई भी वैल्यू उठा के डाल दो वेरिएबल की, आपकी हमेशा हर केस में LHS इक्वल टू RHS होगा। इसलिए आप लोग इनको एक और शब्द से जानते हैं जो आप लोगों को याद करने में बड़ी दिक्कत रहती है, जिसको आप कहते हो फॉर्मूलाज। क्या है? फॉर्मूलाज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कह रहा हूं a प्लस बी होल स्क्वायर, बिल्कुल कहा आपने, कहा इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5ab। अब मैंने कहा साहब एक काम करो, a की वैल्यू को कुछ भी डालो, b की वैल्यू को कुछ भी डालो, दोनों साइड्स में आपका हमेशा क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये मतलब होता है आइडेंटिटी का कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ट्रू रहती है। अब इसी मतलब को समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट से। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो दो एस्पेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दो एस्पेक्ट्स होंगे, या तो साइड्स को मेजर करोगे या तो एंगल को मेजर करोगे। अब जब मैंने कहा साइड्स की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास किसने दी थी ऑलरेडी, ज्योमेट्री ने, तो इस चैप्टर में हम मोस्टली कन्फाइंड रहने वाले हैं एंगल्स की मेजरमेंट के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास वो वाली आइडेंटिटीज हैं बेसिकली these are those identities या फिर those values, आप ऐसे लिखो, these are those identities whose value is true for all the values of angles involved in it, all the values of angles involved in it। भाई साहब उस पे जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व है हर एक पे उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कह देंगे आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसी को आगे बढ़ते हुए देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें ना, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स की हैं, दो टाइप्स की हैं। अब वो दो टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहली तो है आपके पास फंडामेंटल, क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड आइडेंटिटीज, डिराइव्ड आइडेंटिटीज। अब ये चीजें क्या हैं उसको पढ़ते हैं। तो आई गेस आपको इस वाले पेज पे मैंने जो जो चीजें पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं, दो तरीके से आपने इसको डिवाइड करा। एक तो आपके पास FI यानी फंडामेंटल आइडेंटिटीज, और एक आपके पास DI यानी डिराइव्ड आइडेंटिटीज। अब जब मैं आपके सामने कह रहा हूं ना फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ध्यान देना यहाँ पे, आपके सामने मैं कह रहा हूं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि देखो, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो ओरिजिनली आई, जिसकी जो बेसिक चीजें थी हमारे पास, ठीक है, और उसकी मदद से जो हम बाकी रिजल्ट निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड। मतलब ओरिजिनली जो हमारे पास इक्वेशन थी वो कौन सी थी, हमारे पास फंडामेंटली थी, और इनके बेसिस पे, इनकी मदद से जो हमने बाकी रिजल्ट्स निकाले वो कितने थे हमारे पास, 6, और वो क्या है हमारे पास, डिराइव्ड आइडेंटिटीज। तो बेसिकली देखा जाए फंडामेंटल आइडेंटिटीज को आप अगर याद रखने के लिए एक शॉर्ट टर्म में रखो तो आप ऐसे कह सकते हो, जो ओरिजिनली प्रेजेंट थी, ओरिजिनली, ऐसे याद रखने के लिए। अब ये टोटल बेसिकली में है कितनी, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, और मेरा मानना ये है कि आप बस इन्हीं 3 को याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कि आपकी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और तीसरी आइडेंटिटी आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो तीनों आइडेंटिटीज है ना आपके पास, इन तीनों को हम कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल आइडेंटिटीज। बट इनके बीच में एक शर्त है। शर्त ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से लेके कहां तक होनी चाहिए? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि आपके सिलेबस में हम कहां तक कन्फाइंड रहेंगे, वो हम रहेंगे पहले क्वाड्रेंट पे। पहले क्वाड्रेंट पे तो पहला क्वाड्रेंट जो है वो आपके पास क्या है? 0 डिग्री से लेके कहां तक कन्फाइंड है? 90 डिग्री तक कन्फाइंड है। आप लोग इसको जहां तक भी लिखा है इसको जरा नोट डाउन करो फटाफट। तो ठीक है, आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या है आपके पास? अब इसी के साथ साथ हम बाकी रिजल्ट्स को निकालेंगे। बाकी रिजल्ट को देखना ध्यान से। अब इसी से हमारे पास बाकी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, उसको ध्यान से समझना कि वो रिजल्ट क्या क्या है। बेसिकली देखो, सबसे पहला अगर मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं आपके सामने इसकी बात कर रहा हूं, क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? यहां पे देखना, सबसे पहला कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? आपने क्या करा? इस कॉस को उठा के वहां पटक दिया। पहला रिजल्ट तो ये। सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक बार अगर कॉस को पटकोगे तो बोलेगा भाई साहब हमारे साथ नाइंसाफी काय कर रहे हो, साइन को भी पटकना पड़ेगा। तो इससे आपने कितने रिजल्ट्स निकाले? 2। ये फंडामेंटल था, ओरिजिनली था। इससे आपने 2 रिजल्ट निकाले जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड। देखो डिराइव्ड वर्ड का मीनिंग ही क्या है कि वो किसी चीज से निकल के आ रहा है, तो ये यहां से निकल के आया है। सेकंड पे देखना, सेकंड है आप लोगों के पास, सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके जो जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं उसको लिखते हैं। इससे जो पहला रिजल्ट निकल के आया, इसमें कहा कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। और यहां से जो निकल के आया, इसने कहा टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। देखो सेक स्क्वायर थीटा ये उधर पटक दिया, माइनस का वहां जाके क्या हो गया? प्लस। इसको वहां लेके जाओ, इसको यहां लेके जाओ, टेन की वैल्यू किसके बराबर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको देखो सेम प्रोसेस में ये कह रहा है कि भाई साहब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 के बराबर। तो देखो कितने रिजल्ट्स निकल के आए आपके पास। ये 3 जो रिजल्ट आए, ये जो मैंने येलो में कर रहे हैं, ये 3 रिजल्ट्स हैं। ये है आपके पास फंडामेंटल। कितने हैं? फंडामेंटल आइडेंटिटीज। और ये वाली जो निकल के आई आपके पास, ये है आपके पास कितने रिजल्ट्स आए हैं? ये टोटल 6 है। और इसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड आइडेंटिटीज। देखो इसमें से मेरी सजेशन आपको ये है, ये सब ना याद करो, आपको बस इसको ध्यान में रखना है। तो इसको आप लिख लो यहाँ पे CTM। ये CTM क्या है? कोई मशीन का नाम नहीं है, मतलब बोलोगे साहब ने बता दिया था CTM। इसका मतलब है कमिटेड टू मेमोरी। ठीक है, तो आपको बस यही 3 चीजें याद रखनी है। ये 6 चीजें अपने आप होने, और ये ज्यादा अगर यूज भी नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ उसमें कौन सी आइडेंटिटी ज्यादा यूज होगी। एक जो ये वाली आइडेंटिटी है ना, ये आपको हो सकता है इस फॉर्म में देखने को कम मिले और इस फॉर्म में देखने को ज्यादा मिले। और सेम चीज में ये साइन की आपको मोस्टली इसी फॉर्म में देखने को मिलेगी मोस्टली। तो देखो घबराना नहीं, अगर आपको ये भी याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो ये चीज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था याद करने के लिए बहुत कुछ है। आपको अपनी चीजों को कन्फाइंड रखना है कि कितनी कम से कम चीजें हम याद कर सकें। तो ये था हमारा सारा का सारा किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। और इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के साथ आपका ये पूरा का पूरा जो यूनिट था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सफर था, वो खत्म होने की तागार पे है। अच्छा एक चीज और, आप मेरे को मैसेज आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि साहब ये जो वैल्यूज है हमारे पास 0 डिग्री एंड 30 डिग्री की, वो हमसे याद नहीं हो रही, उसको हमको याद करवा दो।
तो चलो मैं आपको उन वैल्यूज़ की भी थोड़ी सी एक ट्रिक बता देता हूँ आज, किसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। देखो अब क्या है, आपको मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बताया था। अब मैं सीधा फर्स्ट टैग पे आ रहा हूँ, फास्ट फास्ट लिखूंगा, देखना, क्योंकि आई होप कि अभी ये 5वां लेक्चर है और अभी तक ये सारी की सारी वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज हो जाएंगे। देखो मैंने कहा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही चीज कही मैंने आप लोगों को। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा, फिर मैं लिख रहा हूँ, मैं 3 ही वैल्यूज लिखूंगा और टैन थीटा। मैंने आपको कहा यही 3 बेसिक है। साइन 0, जैसे जैसे आपकी ये थीटा है, मतलब ये एंगल की वैल्यूज है, यहाँ पे एंगल की वैल्यूज है सारी की सारी, जैसे जैसे आपकी एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी आपकी साइन की वैल्यू क्या होती जाती है, वो भी इंक्रीज होती जाती है। देखना कैसे, अगर मैंने आपको कहा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 30 पे होती है उसकी 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 30 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। बट कॉस के केस में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ते जाती है कॉस की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। कैसे, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, मतलब इसको उल्टा करके लिख दो। और tan की वैल्यू मैंने आपको बताई थी साहब, ये होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। करते जाओ डिवाइड, 0/1 क्या होगा हमेशा 0, इसको करो ये आएगा 1/√3, इनको डिवाइड करो आ जाएगा 1, इसको करो आ जाएगा √3 और 1/0 तो आप लोगों को पता ही है, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बेसिक इसकी ट्रिक भी बताई थी 0 1 2 3 4 करने के लिए। चलो वो सब भी छोड़ो, अगर आपके पास एक और ट्रिक अगर आपको याद करनी है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान से समझना। अब ये मेरे को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा पहले, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, कोशिश करते हैं कि बन जाए। ये बनेगा नहीं यहाँ पे ना, चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, कोशिश करते हैं पहले एक हाथ बन जाए। बन गया भाई, 1 2 3 4 5, बढ़िया भाई। थोड़ी मेरी फिगर को इग्नोर करना, बट मैं आपको से समझा रहा हूँ। अब क्या है आपके सामने, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो आपका थंब है ना, देखिए आपके पास थंब अंगूठा, इसको मान के चलो ये क्या आपके पास 0 डिग्री, ये मानते हुए चलो ये क्या आपके पास 30 डिग्री, ये 45, ये 60 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, एक मैं यहाँ पे आपको एक नोट लिख दूं, सर प्लीज इग्नोर माय डायग्राम। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। अब ये मत बोलना कि ये तो किसी एंगल से हाथ ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखो थंब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों को अगर याद करना है ना तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, ये यहीं पे लिख देता हूं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना तो उसकी वैल्यू देखो कैसे याद रखनी है, √ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन में 2। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू याद करनी है तो वो आप लिख दो √ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन में 2। अब बोलोगे सर ये क्या है, एक तो यही चीज याद नहीं हो रही, ये बुला के आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। तो देखो कैसे करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अब मैंने कहा साइन की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट में जितनी फिंगर्स आपकी बिलो है, बिलो का मतलब नीचे। देखना यहां पर क्या है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, एक भी नहीं, तो मतलब 0, अंडर रूट ऑफ 0 का मतलब क्या होता है 0, तो 0.2, कितना आंसर आया 0। तो साइन 0 पे उसकी वैल्यू देखो कितनी होती है 0। 30 डिग्री फिंगर्स बिलो, इसके बिलो में कितनी फिंगर्स हैं, एक ही फिंगर है, तो √ऑफ 1/2, √1 क्या होता है 1 नहीं होता है, तो क्या 30 में 1/2 है, बिल्कुल सही। 45 डिग्री कितनी फिंगर्स बिलो है, 2 फिंगर्स, तो √2/2, तो √2/2 मैंने आपको बताया था 2 को आप लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, एक √2 से एक 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। 60 पे आओ, इसके बिलो में कितनी फिंगर्स है 1 2 3, तो √3/2। 90 पे आओ, 90 के नीचे कितनी फिंगर्स है 1 2 3 और 4, तो √4/2, √4 होता है साहब 2 और 2/2 कैंसिल होकर कितना आ गया 1। सेम कॉन्सेप्ट पे कॉस को याद रखो, कॉस कह रहे हैं जितनी फिंगर्स अबव है, 0 डिग्री है, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं बताओ, 1 2 3 4, तो √4/2 यानी 1 आया क्या।
सेम कॉन्सेप्ट पे चलते जाओगे। अगर कहोगे tan, तो tan की वैल्यू वैसे याद नहीं रखनी, अगर आपको याद रखनी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लो। tan की वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको कर लो डिवाइड। कहने का मतलब हुआ जितनी फिंगर्स आपकी बिलो में है अपॉन में कर दो अंडर रूट में जितनी फिंगर्स आपकी क्या है अबव में है। तो ये आपको थोड़ा सा लेबोरियस हो जाएगा, साइन और कॉस की आराम से याद हो जाएंगी, तो tan की आपको अपने आप निकालनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको देखो ये पूरी ट्रिक भी बता दी कि कैसे आपको स्टैंडर्डाइज एंगल्स को याद करना है, क्या क्या चीज़ें याद नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ना एक जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, फिर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ इसका है। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन लिखना ध्यान से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड tan ए, साइन ए sec of a and tan of a in terms of cot a। किसकी टर्म्स में एक्सप्लेन करना है आप लोगों को? इन टर्म्स ऑफ cot a। ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटीज में और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखना कैसे करना है। आपको जो जो चीजें बोली हैं उसको ध्यान में रखना। आपको किसको किस टर्म में एक्सप्रेस करना है? साइन को कॉट की टर्म्स में करना है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, साइन और कॉट के बीच में कोई रिलेशन आपको आ रहा है क्या याद? बताओ जरा। नहीं आ रहा, बट मेरे को एक चीज पता है कि मेरे पास कोसेक और कॉट का रिलेशन जरूर है, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो आ गया मेरे पास रिलेशन। तो देखो मैं यहां पर फॉर साइन ए के रिलेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? देखना, साइन ए के लिए मैं यूज करूंगा, देखो मेरे को पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर? 1। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर ए आपको साइन को कॉट की टर्म्स में लिखना है ना, तो आप कह सकते हो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस और नो? इसको वहां ले जाओ। क्या कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे रिप्लेस कर सकता हूं 1 बाई साइन स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है यहां तक? तो इस कॉट को उठा के यहां लेके आओ, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर? साइन स्क्वायर ए के बराबर। आपको क्या करना है? साइन को एक्सप्रेस करना था कॉट की टर्म्स में, तो अंडर रूट वहां जाके क्या, सॉरी स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर? साइन ऑफ ए के बराबर। देखो क्या आपने साइन ए को एक्सप्रेस कर दिया कॉट की टर्म्स में। तो पहला टर्म हो गया। सेकेंड चीज को देखो, सेकेंड है मेरे पास, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड आपको करना है सेक ऑफ ए। सेक ऑफ ए को किसकी टर्म्स में लाना है? कॉट की टर्म्स में। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके पास सेम कॉन्सेप्ट पे रिलेशन है क्या? सेक और टैन का, सेक और कॉट का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है साहब, लेकिन सेक और टैन का जरूर है, और टैन और कॉट आपस में क्या है? रेसिप्रोकल्स। तो काम बन जाएगा। क्या मैं यहां से कह सकता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 के बराबर। सेक को कॉट की टर्म्स में लाना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन को आप क्या कर दो? कॉट की टर्म्स में लिख दो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इतना आएगा? यस और नो? तो अंडर रूट को वहां ले जाओ, तो सेक ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ये लो आ गया आपके पास। सेक को आपने कॉट की टर्म्स में लिख दिया। अब लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में क्या आपके पास? इसमें आपको बताना है tan ए को किसकी टर्म्स में लिखना है? कॉट की टर्म्स में। तो यार ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपली ये आपस में क्या, आपस में रेसिप्रोकल्स है, तो सिंपल सा रिलेशन आपके पास है। तीसरा रिलेशन आपके पास tan को कॉट की टर्म्स में, तो सीधी सी बात है tan ऑफ ए किसके बराबर रहता है? 1 बाई कॉट ए के बराबर। खत्म। दोनों आपस में क्या है? रेसिप्रोकल्स है। tan को आपने कर दिया कॉट की टर्म्स में। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था, आपको इस वे से इसको हैंडल करना है। ठीक है, और इसमें ना आपकी एक्सरसाइज में एक प्रूफ वाले क्वेश्चन है। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक नोट भी लिखवा देता हूं। देखो
नोट करके लिखेंगे। नोट क्या है, जितने भी आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया पहले हम इस चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्चुअली खत्म करेंगे, फिर मैं आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होता जाएगा ना पूरा सिलेबस, फिर मैं आपको एक एक वीडियो हर एक पे लेके आऊंगा, एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको उस पूरे लेक्चर में कवर करवा दूंगा। तभी पहले जो जो एग्जाम्पल्स की मदद से हम जिस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं वो मैं कवर करा देता हूँ। नोट ये है कि आपकी एक्सरसाइज के मतलब लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन होगा आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रूफ। अब देखो मेरी ना बात को समझना ध्यान से। प्रूफ करने के तरीके देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है या तो आप प्रूफ कर दो LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वो RHS के बराबर आ जाएगा। सेकंड तरीका है आपके पास, आप क्या करो RHS को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और वो किसके बराबर आ जाएगा, LHS के। तीसरा तरीका क्या होगा कि आपको कभी कभी LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मान लो कि उसको सॉल्व करके कितना आया x, और RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करके भी क्या आया x, तो तब भी आपका रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो ये तीन तरीके आपको हमेशा याद रखने हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रूफ्स में, जो आपकी बुक्स में हमेशा यूज होगा। ये वाला तो बहुत कॉमनली यूज होने वाला है। और इसके बाद एक नोट और लिखेंगे, उसको देखना उसमें हम क्या क्या लिखेंगे। उस नोट में जो हम लिखेंगे वो ये है कि अगर आपको उन प्रूफ से क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर दो, जो भी मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी क्वेश्चंस के लिए आप इसी को अप्लाई करोगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन हो सकता है एक दो में अप्लाई ना हो, बट मेजॉरिटी में हो जाएगा कि अगर आपके पास जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रही हैं उसको आप क्या करो, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो। किसमें? साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। थीटा यानी कोई भी एंगल है। जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन को देख के कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, आप क्या कर दो, हर एक टर्म को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। तो आपका क्वेश्चन मेजॉरिटी केसेस में 90-100% तो मैं कह नहीं सकता, बट 90 और 80% के बीच में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा सारा का सारा सफर ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर जो भी आपके डाउट्स वगैरह है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर देना। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द नए चैप्टर के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।